नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची सत्यापन अभियान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू किया, जिसके तहत 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं की पात्रता की जांच हो रही है। लेकिन विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए आज बिहार बंद किया। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और आरजेडी का दावा है कि यह प्रक्रिया गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। उनका आरोप है कि 2-3 करोड़ मतदाता, जो ज्यादातर विपक्ष के समर्थक हैं, मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने इसे चुपके से NRC लागू करने की कोशिश बताया, तो कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया कि क्या 2003 के बाद हुए सभी चुनाव अवैध थे। विपक्ष का कहना है कि इतने कम समय में दस्तावेज जुटाना खासकर ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों के लिए असंभव है। आज के बिहार बंद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता सड़क पर उतरते दिखे। जगह जगह चक्का जाम किया गया। हालांकि यह मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कल इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और जरूरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची में मृतकों, अवैध प्रवासियों या गलत नामों को हटाना लोकतंत्र की शुद्धता के लिए जरूरी है। बीजेपी नेता मंगल पांडे इसे रूटीन प्रक्रिया मानते हैं और विपक्ष पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग भी स्पष्ट कर चुका है कि 2003 की सूची में मौजूद 4 करोड़ 96 लाख मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है और बाकियों के लिए प्रक्रिया को आसान किया गया है। बावजूद इसके विपक्ष आज सड़क पर उतरा, बिहार बंद किया गया। ऐसे में सवाल है कि विपक्ष का बंद लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर। क्या विपक्ष का बंद जायज है या सिर्फ सियासी ड्रामा है? और सवाल यह भी कि बिहार में चुनाव क्या इसीलिए वोटर लिस्ट पर बंद वाला टकराव? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, गाड़ियों का चक्का जाम और रेल परिचालन बाधित। महागठबंधन के बंद के दौरान पूरे बिहार में ऐसी ही तस्वीरें दिखी, जो बुलाया गया था निर्वाचन आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ। कहीं ट्रेन रोकी गई तो कहीं नेशनल हाईवे जाम किया गया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, डी राजा और दीपंकर भट्टाचार्य सहित कई बड़े नेता पटना में विरोध करने निकले। तैयारी थी चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की, लेकिन सभी को सचिवालय थाने के सामने रोक दिया गया, जहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद सभी ने वहीं पर लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया गया कि जिस वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव कराया गया, उस लिस्ट से विधानसभा चुनाव कराने में क्या परेशानी है। आरोप ये लगाया गया कि निर्वाचन आयोग की पूरी कवायद गरीबों के वोट का अधिकार छीनने की है। तेजस्वी यादव ने कहा, अब एनडीए की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल तेजस्वी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। राजधानी में बड़े नेता सड़कों पर उतरे तो जिलों में भी प्रदर्शन जारी रहा। पटना, दरभंगा, जहानाबाद, सुपौल, अररिया, भोजपुर और मुंगेर में ट्रेनें रोकी गई। वहीं 10 से ज्यादा जिलों में नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि सड़कों पर बंद समर्थक नहीं बल्कि आरजेडी के गुंडे थे। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं। बंद का मिला जुला असर दिखा। बड़ी बात यह है कि विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब एक दिन बाद ही वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सवाल है कि ये बंद जनता के लिए बुलाई गई थी या फिर वोट के लिए। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, वोटर लिस्ट सत्यापन साजिश है या फिर सुधार की प्रक्रिया है? बिहार बंद से क्या बदलेगा सियासी माहौल? गरीब वोटरों को हटाने का दावा कितना सच है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या यह लोकतंत्र पर हमला है या फिर मजबूती है? तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता अजय जी आपसे। सबसे पहले तस्वीर स्क्रीन पर डालिए, जो विंडोज बनी हुई हैं 20 और 7, वो वाली जरा स्क्रीन डालिए। जो तस्वीरें आई हैं जिसमें भैंस लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं पर जो वाहन है उनको रोक दिया गया है, ये तस्वीरें आ गई। खगड़िया में आगजनी हो रही है, दानापुर में आगजनी हो रही है, आरा की तस्वीर है, इसमें जहानाबाद की तस्वीर है, दरभंगा की तस्वीर है, वैशाली में भी सड़क जाम है और पटना, मोतिहारी, नवादा, छपरा, अरवल, औरंगाबाद, शेखपुरा, बांड, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, तमाम ये तस्वीरें हैं। मेरा सवाल अजय जी आपसे है, इस बंद से क्या क्या मिला? संतोष जी, ये सिर्फ एक बंद नहीं था, ये एक अवेयरनेस ड्राइव था। इस बंद से एक अवेयरनेस जनता में गई कि मोदी और नीतीश सरकार जो है किस तरह से वोटर्स को कम वोटर्स वोट गिरा पाए, किस तरह से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कि आधार कार्ड और राशन कार्ड की मान्यता नहीं की जाएगी। ये एक अवेयरनेस ड्राइव था और इसका अवेयरनेस हुआ। ये सबसे बड़ी बात है कि जो मजदूर हैं, जो लेबर क्लास के हैं, जो बाहर हैं, वो ये समझ पाए कि किस तरह से मोदी सरकार छल कर रहा है। इसी वोटर लिस्ट से जब 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसी वोटर लिस्ट से संतोष जी एमपी चुने गए और मोदी जी इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री जी भी बने। अगर उनको ये वोटर लिस्ट पे विश्वास नहीं है तो रिजाइन कर दे, फ्रेश वोटर लिस्ट बनवाए, उससे फिर लोकसभा का चुनाव हो, तब हम लोग माने। खुद तो बन गए। अब जब बिहार इलेक्शन की बारी आई है और उनको लग रहा है कि बिहार में इस वोटर लिस्ट से तेजस्वी प्रसाद यादव जी जीत जाएंगे, तो इस तरह से वोटों की चोरी कर रहे। चोरी तो राहुल गांधी जी छोटी बात बोली, वो तो डकैती कर रहे हैं, वोटर्स के नाम कट रहे हैं। अब बताइए, इतने कम दिनों में बिहार जैसे जगह में क्या ये संभव है कि इतने सारे दस्तावेज बन पाए? पता नहीं कौन इनको बुद्धि देता है मोदी जी को, किस तरह से उनकी सोच है। अजय जी, 2003 में जब मतदाता सत्यापन हुआ था तो वो कितने दिन में हुआ था? ये 2003 का समय नहीं है संतोष जी, ये मोदी जी का समय है, जहाँ पे दो बार 2003 से स्थितियां बेहतर हुई हैं, बिहार की खराब हुई हैं। 2003 में अगर 31 दिन में हो सकता है तो 2025 में 31 दिन में सत्यापन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि 50% लोगों का सत्यापन वो पूरा कर चुका है 14 दिन में। संतोष जी, अब पता नहीं इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, लेकिन मोहद्दीनगर विधानसभा में तो नहीं हुआ है यहाँ। और इतनी रिश्वतखोरी है। एक आप आधार कार्ड में अगर सुधार करना है उसमें 250 से 500 रुपए लगते हैं और इतने सारे पेपर्स का जब करना है तो आप सोच लीजिए कितना रिश्वत लगेगा। और 2003 का समय अलग था, ये 2025 है। मोदी नीतीश जी का ये डबल इंजन की सरकार है, डबल भ्रष्टाचार की सरकार है, डबल करप्शन की सरकार है, नहीं हो सकता है। तो बंद से आपको क्या क्या मिला? अवेयरनेस के अलावा जो आपने लोगों को जागरूक किया, वो तो आप सारे लोग तो सड़क पर नहीं आए होंगे, कुछ लोग तो घरों में भी रह गए होंगे, वहां तक कैसे पहुंचे होंगे? बिल्कुल, लेकिन हर घर से कोई ना कोई निकल करके आए। और अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज अगर इनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो इनको वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। ये तो अधिकार हम लोग को मिला हुआ है वोट देने का, जिससे हम सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। ठीक है। ये जो वोटिंग राइट जब इनका खत्म हो जाएगा तो इनका क्या फायदा है? ठीक है। ये क्या कर पाएंगे अपने देश के लिए? ये सरकार बनाने के लायक भी जब नहीं रहेंगे तो इनके पास तो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगी संतोष जी। और ये एक बहुत आसान, ये बहुत ये सिंपल मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह से वोटर्स लिस्ट में ये लोग कर रहे हैं, कितने के नाम कटेंगे, कितने के दस्तावेज बनेंगे, जितनी लाइटली बीजेपी वाले ले रहे हैं, मोदी जी ले रहे हैं, ऐसा चीज नहीं। ये बीजेपी वाले थोड़ी सत्यापन करने जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि ये क्राइम है। मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं या सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, ये दिस इज अ क्राइम, ये अपराध है कि आप वोटरों को वोट मोदी जी या बीजेपी वाले
थोड़ी जा रहे हैं सत्यापन करने। इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और कानून के तहत कर रहा है। अगर उसमें अड़चन डाली जा रही है तो वो अपनी वेबसाइट पर लिखकर ये बता भी रहा है कि कानूनी प्रक्रिया में अगर अड़चन डालने की कोशिश की जाएगी तो उनके आगे भी कानूनी प्रावधान खुले हुए हैं। ठीक है, जेडीयू प्रवक्ता को स्क्रीन पर लेकर आए। एक मिनट संतोष जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा, हम लोग को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये मोदी जी के पॉकेट में है। जो मोदी जी चाहेंगे इलेक्शन कमीशन वही करेगी। जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सब मोदी जी के इशारों पे नाचती है। इससे आपको विश्वास होगा, भारत के देश के लोगों को विश्वास नहीं है मोदी जी के ऑर्गेनाइजेशंस पे। इसी पर प्रतिक्रिया दे दीजिए अभिषेक जी। जो पॉकेट में है इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के, और आप उनके सहयोगी हैं, तो जाहिर तौर पर आपकी भी पॉकेट में हो सकता है विपक्ष के मुताबिक। नहीं, हमारी पॉकेट तो अभी खाली ही दिख रही है, पॉकेट में तो कुछ दिख नहीं रहा है। और एजिया जी की जो अंतिम बात है उसी से शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की पॉकेट में है। खुद सोचिए कि एजिया जी के इस बयान के बाद जनता में इनकी पार्टी और इनको लेकर क्या परसेप्शन बन रहा होगा कि भाई सचमुच अगर मोदी जी के पॉकेट में इलेक्शन कमीशन होता तो क्या मोदी जी की पार्टी, मोदी जी का गठबंधन किसी भी सीट पर कभी चुनाव हारता? क्या कभी ऐसा होता कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं विभिन्न प्रदेशों में उनको सत्ता में आने का मौका मिल पाता? क्या देखिए, दोहरा चरित्र है इनका। जहां भी ये जीत जाते हैं उसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए हुए चुनाव से, वहां ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई, हम जीत कर आए हैं। या जिन प्रदेशों में इनकी सत्ता नहीं भी होती है वहां भी इनके प्रत्याशी जीतते हैं। हमें लगता है कि जब एजिया जी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में या हमारे महागठबंधन के कोई भी साथी इस तरह के बयान देते हैं कि इलेक्शन कमीशन सरकार के इन्फ्लुएंस में है, तो विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए। इन सभी लोगों को सांसदीय विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए कि ऐसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए हुए चुनाव से अगर हम जीतकर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हम इसको भी नहीं मानते। ये दोहरा चरित्र क्यों कि जहां आप जीत जाते हैं वहां सब कुछ बढ़िया, लोकतंत्र की जीत, जहां आप हार जाते हैं हार का ठिकरा ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर थोप देते हैं। ये बहुत हास्यास्पद लगता है। हमने पहले भी बताया संतोष जी कि हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं है। हम अपनी पार्टी की बात रख सकते हैं, जो भी प्रक्रिया पर सवाल है वो पूछे जा सकते हैं, किसी के द्वारा पूछे जा सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन के जो पदाधिकारी हैं वो सक्षम हैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए। 31 दिनों में पिछली बार हुआ था, इस बार 25 दिनों में होगा तो क्या कठिनाई होगी, नई कठिनाई होगी, सब चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन किसी को सीधा कटघरे में खड़ा कर देना इन लोगों की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। आज आपने देखा कि किस तरह का फ्लॉप शो इस बिहार के अंदर हुआ, देश के अंदर हुआ। जनता का पार्टिसिपेशन नगण्य था। इन लोगों ने खूब गुंडई की, हुड़दंग मचाया, जनता को डिस्टर्ब किया, तब जाकर ये दावा कर रहे हैं कि इनका बंद सफल हुआ। राहुल जी आते हैं और क्या दृश्य देखने को मिलता है, कन्हैया कुमार को नीचे उतार दिया जाता है, पप्पू यादव जी को नीचे धकेल दिया जाता है, तेजस्वी जी को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है। तो ये जो बंद था इनका, फ्लॉप तो था ही। एक नया पॉलिटिकल एंगल और एजेंडा सौंप कर ये लोग बिहार को जा रहे हैं। खैर, इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? हम तो ये समझते हैं संतोष जी कि इन सब की परिस्थिति वैसे ही विद्यार्थी की तरह है जिसको मालूम है कि परीक्षा सर पर है, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, परीक्षा में फेल होना है, तो परीक्षा देने से पहले ही ये तरह तरह के बहाने बना रहे हैं ताकि इस बात को प्रूव कर सके कि हमने तो प्रयास किया लेकिन फिर भी हम फेल हो गए। इनको मालूम है कि महागठबंधन इस विधानसभा चुनाव के परिणाम में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, इसीलिए पहले से ही हाय तौबा मचाना शुरू करो ताकि कल होकर अगर हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ सके, एक बहाना बना सके। तो बिहार के लोगों को उनकी सच्चाई बहुत बखूबी मालूम चल चुकी है और जिस तरह की भ्रामक बातें इनकी तरफ से की जाती है स्वायत्त संस्थाओं को लेकर, वो वाकई में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का एक कुंठित प्रयास है। हमें लगता है कि इनके इस जहर को हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। मीडिया की भी इसमें अग्रणी भूमिका होनी चाहिए, सामाजिक संगठनों की भी अग्रणी भूमिका होनी चाहिए कि सिर्फ सत्ता लोलुपता के चक्कर में और सत्ता तक पहुंचने के चक्कर में अगर ये स्वायत्त संस्थाओं पर इस तरह से चोट करेंगे तो कहीं से उचित नहीं है। संतोष जी, आज भी आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी जी हाथों में संविधान को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातों को कह रहे थे। ताज्जुब लगता है, एक हाथ में संविधान रखते हैं और दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर ही चोट करते हैं। और जिन संस्थाओं के माध्यम से इनको भी सत्ता में आने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, उन संस्थाओं को भी क्रिटिसाइज करते हैं। ये इनकी व्यवहारिक कमजोरी को, इनकी अंदर की कमजोरी को, राजनीतिक कमजोरी को बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता है। ठीक है, असितनाथ तिवारी जी को स्क्रीन पर लेकर आए। असितनाथ तिवारी जी, बंद तो था, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को अगर मंच नहीं दिया गया, वजह क्या रही?
कन्हैया कुमार के नेतृत्व में तो देखिए, पहले उनके मैं जरा, चेहरे पर तो आपने एक पदयात्रा भी की थी। चलिए ठीक है, सबका जवाब दे दूंगा। पहले अभिषेक जी का जवाब दे दूं जो ये प्रश्न उठा रहे थे। देखिए संतोष जी, हम इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण का काम क्यों कर रहा है। ये चुनाव आयोग का काम है, उसे करना चाहिए। हम सवाल इस पर उठा रहे हैं कि अचानक इतने कम दिनों में जिस तरह के कागजात मांग दिए गए, उस तरह के कागजात का इंतजाम साधारण गरीब परिवार इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। हम सवाल इसलिए उठा रहे, इसलिए नहीं कि मतदाता पुनरीक्षण। इसके बाद आऊंगा पीयूष जी, आपका ही टर्न। बार बार 2003 का हवाला दिया जी, या जो इसके पहले के मतदाता पुनरीक्षण का हवाला दिया जा रहा है, उसमें तो इस तरह का टर्म एंड कंडीशन नहीं होता था कि फला फला कागज होगा तभी तुमको मानेंगे, फला फला नहीं होगा तो हम तुमको नहीं मानेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन तब नहीं हुआ करते थे। इसलिए तब से अब की तुलना एक तरह से बेमानी है या लोगों को गुमराह करना है। तब तो ये कंडीशन था ही नहीं कि नहीं ये कार्ड होगा तभी तुमको नागरिक मानेंगे, फला पहचान पत्र नहीं होगा तो हम तुमको नागरिक नहीं मानेंगे। तब तो ये बात नहीं थी ना। ये तो इस पुनरीक्षण में लागू किया गया है और समय इतना कम दिया गया कि कोई भी गरीब आदमी जो दिल्ली पंजाब में मजदूरी करने वाला आदमी है, वो ना तो इतनी जल्दी आ पाएगा, ना वो इतनी जल्दी अपने ये कागज अरेंज कर पाएगा, तो उसका तो नाम कट जाएगा। हम इसकी चिंता कर रहे हैं, इसलिए कम से कम दोनों की तुलना करके मतदाताओं को गुमराह नहीं किया जाए कि उस समय तो इतने दिन में ही हो गया था, उस समय इतने कागज नहीं मांगे गए थे, इस बार इतने कागज मांगे गए हैं। और आपको भी पता है कि ये सब प्रमाण पत्र बनवाने में कितना समय लगता है, आम आदमी को कितना समय लग जाता है। काम अपने छोड़ घर के की आना, फिर इस घरौंदी काम में या लगना, खेतों तो के जो कागजात होते हैं या फिर बैंक में जो आपका खाता चल रहा है उसके कागजात बनाने में समय लगता है, वो तो होंगे ना ऑलरेडी। वाह संतोष जी, ये मान के बैठे हैं कि बिहार के सारे लोग जमींदार हैं और सबके नाम पर 200-400 एकड़ जमीन। नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबके पास अपना घर तो होगा के तमाम और वो घर होगा तो उस घरौंदी के जो कागजात होंगे वो तो उनके पास होंगे। वही तो कह रहा हूं, संतोष जी ने मान लिया है कि बिहार के सारे लोग जमींदार हैं, सबकी हजारों एकड़ जमीनें हैं, कुछ हवेलियां हैं और देश के तमाम बैंकों में सबके खाते भी हैं। यही ना? नहीं है साहब, बिहार है, कईयों के पास अपनी जमीन नहीं है। अच्छा, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है या अपना घर नहीं है, घरौंदी नहीं होगी उनके पास, जिस जमीन पर उन्होंने घर बनाया होगा उसकी घरौंदी तो होगी। कईयों का बैंक, और सुन लीजिए, कईयों का बैंक खाता नहीं है। मैं अपनी बात कह दूं, मेरे पास जो जमीनें हैं, परदादा जी, उनके पिताजी के नाम की जमीनें हैं। हमारे घर में कोई कागजी बंटवारा हुआ ही नहीं, कोर्ट का कोई बंटवारा हुआ ही नहीं, आपस में परिवार के लोग बैठ गए, उन्होंने कुछ बांट दिया। तो भैया मैं क्या करूं फिर? तो मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? आप कहिए तो कहीं और चला जाऊं। अब कहां जाऊं बता दीजिए, जहां जाऊंगा वहां वो मुझे नागरिक मान लेगा, इस बात की क्या गारंटी? देखो, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, पहले आपने जो बात बोली इसको जरा सिंपल कर दूं मैं। जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, केवल खुद का दस्तावेज जमा करेंगे, ठीक है? 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्म हुआ है, अपना और किसी एक अभिभावक का दस्तावेज जमा करेंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले वोटर को अपना और अपने दोनों अभिभावकों का दस्तावेज जमा करना है। अब 2004 से 2025 के बीच में कितने साल हुए? 21 साल। इसमें से 18 साल वाले, जिनकी 18 साल उम्र होगी, वो ऐसे युवा जो अपना वोट डाल सकते हैं। 18 से 21 यानी कि 3 साल का ये जो पूरा फॉर्मूला है, उनमें कितने लोगों के पास अपने दस्तावेज नहीं होंगे? वही तो मैं कह रहा हूं संतोष जी। और जिसके पास दस्तावेज नहीं हुए, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, जो मैट्रिक पास नहीं है, उसके पास पासपोर्ट कहां से आएगा? सो हमको बता दीजिए। तो उसका क्या होगा? हम वही विरोध कर रहे हैं। उसकी चिंता मतलब छोड़ दी जाए, उसको मान लिया जाए कि तुम तो गरीब अनपढ़ हो, तुमको हम क्यों भारत का नागरिक माने? मान लिया जाए। चुनाव आयोग की यही चाहत है, इसलिए सर झुका के हम लोग गुलामी में स्वीकार कर लें, हुजूर माई बाप आका आपका हुक्म से राखों पर, तो हम अच्छे लोग हो गए। नहीं, विरोध कर दिया तो बड़े खराब लोग हो गए। अरे विरोध आपका अधिकार है, किसने कहा कि विरोध करने पर आप खराब? की वकालत आप क्यों कर रहे हैं? वही मैं कह रहा हूं, इसलिए उसका विरोध हुआ। अब बात आई भारत, आपने पूछा बिहार बंद से आपको क्या मिला? बिहार बंद, भारत बंद कोई पहली बार नहीं हुआ है। आजादी के पहले भी, आजादी की लड़ाई में बंद का आह्वान होता था। बाद में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कई बार बंद का आह्वान हुआ। और आजादी के बाद हमने भी
हमारी विरोधी दलों ने भी, भारत के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग मौके पर भारत बंद तक का आह्वान किया है। अब हम तो सिर्फ बिहार बंद आज कर रहे थे, भारत बंद का भी आह्वान किया है। तो एक लोकतांत्रिक प्रोसेस है। इस लोकतांत्रिक प्रोसेस में हम सरकार के प्रति, सरकार की किसी नीति के प्रति, उसके किसी फैसले के प्रति विरोध दर्ज कराते हैं। ये विरोध दर्ज करने का बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है। अब तीसरा पॉइंट कि हमारी जो आपत्तियां हैं, हमारी आपत्तियां टीवी डिबेट में चाहे जितनी खारिज कर ली जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो किसी टीवी चैनल के एंकर से कम विद्वान नहीं होते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि उनसे ज्यादा होते होंगे, लेकिन उनसे कम भी नहीं होते होंगे। और उन्होंने हमारी आपत्तियों को जायज ठहराया और कॉग्निजेंस हो गया इस केस का। तो सर कल का इंतजार कर लेते, ज्यादा समय कहा था बंद में और सुनवाई में। अगले दिन सुनवाई थी, एक दिन पहले आपने बंद बुलाया, तो एक दिन का इंतजार ही कर लेते। छोटी लाइन काहे कर लेते भैया? आज हम चुनाव आयोग के इस मनमाने फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। केस अलग है, जनता की अदालत अलग है और कानूनी अदालत अलग है। लोकतंत्र तो जनता की अदालत में पीयूषी को स्क्रीन पर लेकर आए। पीयूषी, विपक्ष का अपना संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का। अगर उन्होंने विरोध किया तो इसमें बीजेपी को या किसी को क्या आपत्ति, क्यों आपत्ति है आपको? संतोष जी, इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, लेकिन जिस प्रकार से आज विपक्ष के नेताओं द्वारा पटना की सड़कों पर और बिहार के अन्य जिलों में जिस प्रकार से कार्य किए गए, आगजनी किए गए, लोगों के आवागमन को रोकने का काम किया गया, सरकारी कार्यालयों में बाधा डालने का काम किया गया, यह तो लोकतंत्र, संविधान और न्यायालय, मैंने 3 बात कही, लोकतंत्र, संविधान और न्यायालय का उल्लंघन है, अपमान है। एक तरफ पूरा बिहार जानता है, पूरे देश की जनता जानती है, और संविधान लेकर के राहुल गांधी आज पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस गंभीर विषय पर दायर नीचे याचिका है, उस पर सुनवाई होनी है। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर कल 10 जुलाई को सुनवाई होनी है, तो आज 9 जुलाई को बिहार बंद करने का क्या औचित्य है? इसका तो साफ मतलब है कि विपक्ष के नेताओं को न संविधान पर विश्वास है, न लोकतंत्र पर विश्वास है, न न्यायालय पर विश्वास है। चुनाव आयोग द्वारा बार बार प्रेस वार्ता के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि हम जो भी पात्र मतदाता हैं, जो भी बिहार में पात्र मतदाता है, उन एक पात्र मतदाताओं का नाम नहीं कटेगा, लेकिन जो अपात्र मतदाता है, उन अपात्र मतदाताओं का नाम काटने की प्रक्रिया ये की जा रही है। आज पिछले अभी 14 दिन हुए हैं, 14 दिनों में आप रिकॉर्ड को देखने का काम करें, 7 करोड़ 70 लाख फॉर्म लोगों में वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 97% फॉर्म हर घरों में वितरित किए जा चुके हैं। 3 करोड़ 70 लाख फॉर्म 46.97 प्रपत्र इकट्ठे प्राप्त हो चुके हैं चुनाव आयोग को। 18.14% फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। बड़ी उत्सुकता से बिहार वासी अपने प्रपत्र को भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं द्वारा केवल बिहार की जनता को भ्रम में डालने का काम किया जा रहा है। अरे कहाँ है? मैं तो विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आप आधार कार्ड की बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड को प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जा रहा है। 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी यही आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने के दिन को लेकर सदन में लाने का काम किए थे। यही विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहने का काम किया था, असुद्दीन ओवैसी ने क्या कहने का काम किया था, मनीष तिवारी ने क्या कहने का काम किया था, ममता बनर्जी के सांसद ने क्या कहने का काम किया था। आज तेजस्वी प्रसाद यादव के संबंधी उत्तर प्रदेश के सांसद रामगोपाल यादव ने क्या कहने का काम किया था। यह संविधान और लोकतंत्र का खिलाफ है। उस समय जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की बात कही थी, तो आज में नौबत नहीं आती। आज जो आधार कार्ड की इस दस्तावेज में जो मांग नहीं की जा रही है और जो आधार कार्ड पर विपक्ष के नेताओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, ये देखिए इनका चाल और चरित्र, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये कथने कुछ है और करने कुछ है। आज बिहार के प्रत्येक हमें भी समझ लीजिए, आपने सभी को समझ लिया है। बिहार चुनाव आयोग द्वारा बार बार यह कही जा रही है कि कोई भी पात्र
मतदाता का नाम चुनाव मतदाता सूची से नहीं काटेगा। देखिए, इन लोगों को चिंता गरीब और अति पिछड़े दलित लोगों के लिए नहीं है। अरे 2005 से पहले क्या होता था, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस और राजद के प्रवक्ता से, कौन लोगों को, कौन गरीब के मतदाता को वोट देने का अधिकार था? यदि 2005 के बाद बिहार में उन दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को मत देने का अधिकार दिया तो अब आप अलग ट्रैक पे चले गए, अलग ट्रैक पे चले गए। बात बड़ा सिंपल सी चल रही है, बात को समझना है और दर्शकों को समझाना है ना। जितनी आसान भाषा में इसका राजनीतिकरण नहीं करना है। कल शाम 6 बजे तक 3,70,00,000 प्रपत्र जमा हो चुके हैं। 47%। ये डेटा मेरी स्क्रीन पर भी चल रहा है, ये डेटा मेरी स्क्रीन पर। अभी 16 दिन बाकी है और कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मुद्दे पर सुनवाई है तो आखिर आज दोनों जुड़ा, एक कांग्रेस के जुड़ा और एक राजद के जुड़ा, ने किस बात को बिहार बंद करने का काम किया, किस बात को 20 स्तर को परागजनी करने का काम किया, बिहार के लोगों को तबाही करने का काम किया, आवागमन को बंद करने का काम किया। जिन्होंने लोकतंत्र, संविधान और न्यायालय को अपमान करने का काम किया है, इनका चरित्र दोहरा है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, आखिर ये लोग कह रहे हैं प्रमाण पत्र बनाने में देरी होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय एजिया यादव जी, आसिफ नाथ तिवारी जी, हमारी सरकार ने तो प्रत्येक पंचायत में सचिवालय खोलने का काम किया है, पंचायत सरकार भवन निर्माण करने का काम किया है, जहाँ कोई भी आम व्यक्ति जाकर के 1 से 2 दिनों में कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने का काम कर सकता है। कहाँ दिक्कत है? तो चुनाव आयोग इसे और सरल बनाने का काम किया है। अभी 25 तारीख। ठीक है, संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आए। संजय जी, जो ये पूरा बंद हुआ है, इससे विपक्ष को क्या हासिल हुआ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जिस तरह की बातें चल रही हैं वो साजिश है या फिर जो वोटर हैं उनका कहीं मतदाता सूची से नाम ना कट जाए, उसको लेकर चिंता है? ये पूरा राजनीतिकरण हो रहा है इसका, या फिर ये मतदाताओं की फिक्र है? राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी, आप क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, पहली चीज तो कि लोकतंत्र में इजाजत है इस बात की कि विपक्ष सड़क पर उतरे, विपक्ष मजबूती के साथ आवाज उठाए। अगर लगता है कि जनता के हितों की अनदेखी हो रही है तो बिल्कुल लोकतंत्र उसकी इजाजत देता है। लेकिन जो आपने सवाल शुरू किया था, सत्यापन या साजिश, ये अधिकार भी संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने चुनाव आयोग को दिया है कि आप सत्यापन कीजिए। वो समरी रिवीजन के माध्यम से कीजिए, इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से कीजिए, सत्यापन करने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग को है। और ये चीजें हुई कहां से, मैं जरा इसको थोड़ा सा इस एंगल को आप लोगों के सामने चाहूंगा कि इसको थोड़ा हम लोग समझें जी। अगर कहीं मतदाता 100 हैं या कहीं लोग 100 की संख्या में रहते हैं और अगर वहां 127 आधार कार्ड बने हुए हैं, मतलब सेचुरेशन से अधिक है, क्या ये सवाल नहीं उठेंगे क्या कि आखिर जब लोग 100 ही हैं तो 127 आधार कार्ड कैसे बन गए? क्या इसके सत्यापन और शुद्धिकरण की इजाजत संविधान चुनाव आयोग को देता है या नहीं देता? अगर नहीं देता है तो ठीक है, विपक्ष की आवाज जो है वो जायज, और अगर इजाजत देता है तो चुनाव आयोग अपना काम करेगा। ठीक है, वो पक्ष विपक्ष उनको जहां से भी जोड़ ले वो उनका पार्ट है। दूसरी बात, अगर इंटेंसिव रिवीजन में ये कहा जा रहा है कि आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद भी अगर 1 महीने का जो ग्रेस पीरियड है उसमें कोई एक प्रमाण आप दे दीजिए, आवासीय प्रमाण पत्र। अगर कोई बिहार का नागरिक है तो क्या उसके पास कोई प्रमाण नहीं है बिहार के नागरिक होने का, इस देश के नागरिक होने का उसके पास कोई प्रमाण नहीं है कि भाई जहां उसका घर है, गांव है, उसकी झोपड़ी है, उसके कोई प्रमाण नहीं है। जो जिस पंचायत में रहता है, जिस वार्ड में रहता है, उसके कोई प्रमाण उसके पास नहीं है। इसको लेकर के विपक्ष कह सकता है कि नहीं, आप 11 की जगह पर 21 कॉलम जोड़ दीजिए। लेकिन क्या ये संविधान प्रदत्त नहीं है क्या कि जो नागरिक है वही मतदाता हो सकता है, जो नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं होगा? अगर ये संविधान सम्मत है और चुनाव आयोग इस पर एक्सरसाइज कर रही है, मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, किनके नाम कट जाएंगे, किनके नाम जुट जाएंगे, इस पर सवाल उठाने का अधिकार भी लोकतंत्र देता है पार्टियों को।
लगता है कि अगर कोई साजिशन जो आपने शुरू किया कि सत्यापन या साजिशन, शुद्धिकरण या साजिशन, अगर साजिश की बू आती है बिल्कुल साजिश का पर्दाफाश कीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा। लोकतंत्र इसे मोनार्की थोड़े है कि कोई निर्णय हो गया और आप उसको मान लीजिएगा, लोकतंत्र तो इसकी इजाजत देता है। लेकिन जो कई इलाके हैं जहां से इस तरह की रिपोर्ट आई है, आधार को लेकर के जो विवाद है कि आधार क्या नागरिकता अररिया, का कटिहार प्रमाण और है। पूर्णिया जनवरी 2024 का डेटा वो इस समय स्क्रीन पर भी चल रहा है। यहां पर 100% से ज्यादा आधार कार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि आखिर वो सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ये बिहार के साथ है। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली में भी वही स्थिति थी। ये मैं नहीं कहूंगा कि बिहार में ऐसा हो रहा है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई तो वहां सिचुएशन से अधिक नहीं था। दिल्ली में भी इस तरह की स्थितियां पाई गई थी कि जितने लोग थे उससे ज्यादा वहां आधार कार्ड है, तो डुप्लीकेसी तो कहीं हुई है। अगर उस डुप्लीकेसी का सत्यापन या शुद्धिकरण चुनाव आयोग कर रही है तो उसको करने का अधिकार है। लेकिन हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि इस वजह से कि चूंकि अभी वो कोई एविडेंस नहीं दे पाए, या जो आपने 11 प्रमाण मांगे हैं कि इसमें से कोई एक प्रमाण आप दे दीजिए जो ये साबित करता है कि आप इस देश के, इस राज्य के नागरिक हैं, अगर अभी आप नहीं देते हैं, इसके आधार पर अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाती है या 1 महीना के बाद भी, मैं सहमत हूं कि एक बड़ी आबादी बिहार की माइग्रेशन में है। जो श्रम पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड हैं वो भी मैं सहमत हूं कि वो अब चूंकि इसके लिए वो एक वोट देना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन इसके नाम पर कि मेरा वेरिफिकेशन हो रहा है, हम ही अभी गांव लौट करके और उस एक पेपर को जमा करने की जरूरत है। उसके लिए चुनाव आयोग से ग्रेस पीरियड मांगा जा सकता है कि भाई वो जो छठ की, लेकिन संजय जी ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, QR कोड के जरिए भी आप इसको, इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहां मौजूद होकर भी। दूसरी इसमें एक और चीज ये है कि पूरा का पूरा परिवार ऐसा नहीं है कि विस्थापित हो गया होगा, पलायन कर गया होगा, कि पूरा का पूरा परिवार वहां से, घर में कोई मौजूद होगा वहां पर जब वोटर आईडी आपका सशरीर वहां पर मौजूद होना, ये कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं रखी गई है उसमें। संजय जी नहीं, सशरीर की बात नहीं है। ये फॉर्म फिलअप हो जाने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप मतदाता हो गए। फॉर्म फिलअप करके और उसके बाद तो ये चुनाव आयोग स्क्रूटनाइज करेगी ना, उसी के लिए तो एविडेंस मांगा जा रहा है कि आप उसके साथ दीजिए। मैं मानता हूं, इस तर्क को भी मैं मानता हूं विपक्ष का, कि हो सकता है कि वो जो 11 जो इन्होंने क्राइटेरिया तय किया है, जिस संजय जी से हमारा संपर्क टूटा है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एजया जी, आपसे मेरा सवाल है, ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको लगातार इलेक्शन कमीशन विपक्ष को समझाने की कोशिश कर रहा है या विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से विपक्ष इसको देखना चाह रहा है ये उस तरह की प्रक्रिया नहीं है, और अगर 14 दिन में 50% लोगों का सत्यापन हो गया और उसमें अभी तक कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं आया है, तो फिर आपको ये कैसे लग रहा है कि कुछ लोगों का नाम हटा दिया जाएगा और वो जो हटा दिए जाएंगे वो आरजेडी या कांग्रेस या महागठबंधन के ही वोटर होंगे? संतोष जी, जिस तरह से ये सत्यापन का काम किया जा रहा है, आधार कार्ड की मान्यता नहीं, राशन कार्ड की मान्यता, आधार कार्ड की मान्यता इसीलिए नहीं है, वो जो डेटा मैंने अभी बताया, दोबारा से कहिएगा, दोबारा से चलवा देता हूं, नाम लेकर कहिएगा, मैं पढ़ देता हूं। किशनगंज में 105% से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, अररिया में 102% से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, कटिहार में 101% से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं और पूर्णिया में 100% से ज्यादा आधार कार्ड है, तकरीबन 101%। राशन कार्ड की मान्यता नहीं। तो आप एक बात बताइए, आप ये QR कोड की बात कर रहे हैं, बिहार के जो लेबर मजदूर पलायन करके बाहर गए हुए हैं वो कितना इस माध्यम से करवा पाएंगे? देखिए कि कोई चीज बता देना आसान होता है, लेकिन वो जमीन पे कैसे काम हो रहा है, वो धरातल पे कैसे काम होगा, हो पाएगा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नियम बना देना तो हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने QR कोड भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया, कहना बहुत आसान है। लेकिन जो लेबर मजदूर दिहाड़ी कमाते हैं, डेली वेजेस में, क्या उनके लिए संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। लोकसभा में पीयूष जी अपने समय पर, पीयूष जी अपने समय पर इसे डिबेट का अखाड़ा ना बनाए। ये हम कोई किसी प्रोसेस पर, किसी लक्ष्य पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो दर्शक इस डिबेट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
वो उनको ये समझ में भी आना चाहिए कि ये पूरी प्रक्रिया दरअसल है क्या, ऑब्जेक्शन किन किन चीजों को लेकर है, क्यों ऑब्जेक्शन है, और उन ऑब्जेक्शन का जवाब भी अगर यही मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। जी संतोष जी, आज से हमको लगता है कि मुश्किल से 1 साल पहले, 1 साल 2-3 महीना पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो क्या उस समय आधार कार्ड कितना प्रतिशत जो आप आंकड़े दे रहे हैं उतना नहीं था? उस समय सब कुछ ठीक था। ये सडनली है 1 साल में हो गया है। उस समय क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ये सब चीजों पे ध्यान दे? जी, अगर उस समय इलेक्शन कमीशन ये स्टेप उठाता तो आप विरोध नहीं करती? संतोष जी एक बात बताइए, उस समय में कंप्लीट नहीं की, उस समय ये सही था और आज गलत हो गया, ऐसा क्यों? यानी कि उस समय भी गलत चुनाव हुआ। बहुत सिंपल, उस चुनाव को आप रद्द कर दीजिए, मोदी जी इस्तीफा दे दें। आज अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है वो गलत था उस समय, और जेडीयू प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो गलत है तो फिर आप पूरा विपक्ष इस्तीफा दे दे, सांसदी से और विधायकी से, और सत्ता वाले नहीं दें। संतोष जी, जब पूरा गलत था तो सब लोग न देंगे इस्तीफा। कितनी दोहरी बातें आप करते हैं। उनको विश्वास है कि ठीक है, आपको विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिनको विश्वास नहीं है उनका विरोध करने का एक तरीका ये भी हो सकता है। मेरा विश्वास अगर इलेक्शन कमीशन पे अगर उस समय उन्होंने रहने दिया तो आज भी रहने देते। ठीक है, अभिषेक जी जवाब दीजिएगा। ठीक था, इस समय ठीक नहीं है। उस समय इतने आधार कार्ड थे, वो मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। इतने आधार कार्ड हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव है, गलत, सारे विपक्ष एक साथ आ गए थे, महागठबंधन की सरकार जो बनने वाली है बिहार में, इससे डरे हुए हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी जवाब दीजिएगा। मैं तो उनके लिए थोड़ा आसान कर देता हूं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अगर स्वायत्त संस्था के रूप में काम नहीं कर रही है, दबाव में काम कर रही है इनके हिसाब से, तो सबसे पहले एक छोटी शुरुआत, पहली शुरुआत तेजस्वी जी को ही करनी चाहिए कि विधायकी से इस्तीफा दे दे और कहे कि जिस इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव कराया गया वो चुनावी प्रक्रिया सही नहीं थी, इसीलिए मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा देता हूं। और फिर उनको आग्रह करना चाहिए राहुल गांधी जी से भी कि राहुल गांधी जी भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दे और देश में एक नजीर पेश करें कि भाई अगर इस तरह की चीजें देश में हो रही हैं तो विपक्ष के साथी इतने केपेबल हैं कि भाई इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये पद तो इनसे छूटेगा नहीं। तो कहावत है बिहार के अंदर कि गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे। तो बिहार के लोग तो इस बात को समझ रहे हैं ना कि जहां जीतने का मौका मिलता है, सत्ता करीब पहुंचने का मौका मिलता है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि लोकतंत्र की जीत बताना, जनता की जीत बताना। जहां नहीं जीत पाते हैं वहां कोसने लग जाते हैं। तो खैर इनके आचरण को हम बदल नहीं सकते हैं। संतोष जी, आप लाख इनसे सवाल पूछ लीजिए, और बहुत वाजिब सवाल है ना कि आप कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव से पहले क्यों नहीं कराया, तो तब क्या आप विरोध नहीं करते, तब क्या आप हंगामा नहीं करते, तब आप हाय तौबा नहीं मचाते कि साजिश के तहत ये लोग देश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, तब तो और बड़ा बवाल हुआ रहता पूरे देश के स्तर पर। और अगर 2020 अभी जो 24 के लोकसभा के चुनाव से पहले होता तो सवाल ये पूछे जाते कि 2020 और 2019 से पहले क्यों नहीं करा दिया, उससे पहले क्यों नहीं करा दिया। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले बंगाल में चुनाव है, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आ जाएगा। कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं कोई ना कोई स्टेट में, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस तो हर जगह ऑब्जेक्शन करने लगे कि फला चुनाव में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं किया आपने। नहीं, ये तो सिर्फ एक बहाना इनकी तरफ से है। अभी आपने देखा कि कल हमारी पार्टी की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया, बूथ स्तर तक लोगों को जागरूक किया गया। हमें कांग्रेस के पास तो संगठन नहीं है, हम इस बात को जानते हैं। हमारी पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं बूथ स्तर तक। राजद के पास भी हम नहीं जानते क्या संगठन है, नहीं है। अगर संगठन इनके पास होता, लोग इनके पास होते उस तरह से, तो इनको कॉन्फिडेंस होता कि अगर किसी बूथ पर साजिश की जाएगी और किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा या कुछ इस तरह की गतिविधि होगी तो निश्चित रूप से इनके कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलेगी। तो इनका संगठन कमजोर है, इनका मनोबल भी कमजोर है, आत्मबल भी कमजोर है, और इस वजह से ये लोग इस तरह के मनगढ़ंत कुपटप स्टोरीज बता रहे हैं और बहुत सारी बातें कह रहे हैं। विपक्ष के साथी हैं, सम्मानित हैं, कोई तथ्यपूर्ण बात कहते तो अच्छा लगता, लेकिन बेबुनियादी बातें करना इनकी आदत में ठीक है। हो चुका है। असित जी, आप मेरे सवाल को उस समय स्किप कर गए थे, शायद आप भूल गए होंगे, बहुत सारे जवाब आपने दिए, मैं एक बार फिर से उसको दोहरा देता हूं। बंद है और विपक्ष इस बंद को बुला रहा है, और उस बंद में अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार मंच पर शामिल होना चाह रहे थे तो फिर उनको मंच पर जगह क्यों नहीं दी गई? चलिए, आपके
3 अलग अलग प्रश्न है, अभिषेक जी का भी है, आपका भी है, सबका जवाब मैं देता हूं। चूंकि विषय ये नहीं था पप्पू यादव से जुड़ा, लेकिन मुझे पूरी आशंका थी कि आप ये प्रश्न लाएंगे। नहीं, मैंने कन्हैया कुमार का भी जिक्र किया, जिन्होंने पलायन रोको रोजगार दो यात्रा भी निकाली थी, आपका चेहरा बने थे वो। चलिए दोनों का जवाब देता हूं। पप्पू यादव जी ने चढ़ने का प्रयास किया, पहली बार भी फिसल गए, दूसरी बार भी वो फिसल गए। पप्पू यादव ने कोई शिकायत आपसे की है क्या कि मुझे चढ़ने नहीं दिया गया? वो एक बार पप्पू यादव जी की स्क्रीन जो वीडियो है वो स्क्रीन पर चला दीजिएगा जी, आप दिखा दीजिए। हाँ, वो दोनों साइड में चलती रहेगी, आप जवाब दीजिएगा। ऊपर खड़े एक जवान ने, हाँ, उसके बाद ऊपर चढ़े एक जवान ने उनकी तरफ हाथ भी बढ़ाया और दूसरे जवान ने रुकने का इशारा भी किया है। चूंकि गिर रहे थे तो रुकने का इशारा किया है, उनको कोई रोका नहीं गया है। भीड़ बहुत ज्यादा थी, आपने देखा होगा कि हमारे अध्यक्ष को ही उस गाड़ी तक पहुंचने में काफी समय लग गया। उस भीड़ भाड़ में हमारे प्रदेश प्रभारी वहां नहीं पहुंच सके, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो भी नहीं पहुंच सके, वो भी उस गाड़ी पर नहीं दिखे, और कन्हैया कुमार जी भी उस गाड़ी पर चढ़ नहीं पाए, गाड़ी सरक गए। पप्पू यादव जी की स्मार्ट प्रवक्ता है, प्रवक्ता है, तस्वीर प्लीज देखिएगा, एक बार तस्वीर देखिएगा, कन्हैया कुमार वाली तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले चला दीजिएगा। उनसे पहले किसी को मंच पर आमंत्रित कर लिया गया और कन्हैया कुमार को बाहर रोक दिया गया। ये देखिए तस्वीर, ये पप्पू यादव वाली तस्वीर है, उनको भी रोक दिया गया। ये रही कन्हैया कुमार वाली तस्वीर, देखिएगा, उससे पहले हाथ बढ़ाकर उनको मंच पर बुला लिया गया और कन्हैया कुमार को रोक दिया गया जी। देखिए उसके बाद फिसल गए, वो फिसल गए सीढ़ी पर। देखिए आप रोक दिया गया, आपका विजुअल दिखा रहा है कि वो फिसले हैं, तो कोई किसी एक चीज पर ये दर्शक भी देख रहा है, बहुत अच्छी बात। कन्हैया कुमार है सर, स्क्रीन पर देखिए, दिखाया कि वो कैसे पप्पू यादव फिसले। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर। आपने आधार कार्ड की चर्चा की, कहीं कहीं के आंकड़े आपने दिखाया कि 103%, 105% बन गए। 2005 के बाद इस देश में आधार कार्ड बनने शुरू हुए और 2005 से इस प्रदेश में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। ऐसी निकम्मी सरकार जिसके स्टेट में 105% आधार कार्ड बन जाता है, ये तो काहिल और जाहिल दोनों किस्म के लोग हैं भाई। इन लोगों को सरकार में रहने का हक है। कितने निकम्मे हैं आप सोचिए कि इनकी हुकूमत में 105% आधार कार्ड बन जाता है। तो सवाल तो इन निकम्मों से पूछा जाना चाहिए, कितनी घटिया सरकार इस सूबे में आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये कितने निकम्मे लोग हैं, काहिल लोग हैं कि इनके शासनकाल में 105% आधार कार्ड बन गया। तो सवाल अगर तो वो सीधा बन गए तो उसको लेकर अगर इलेक्शन कमिशन शुद्धिकरण करना चाह रही है अगर मगर क्यों भाई, तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? अगर मगर का रास्ता क्यों इसमें? अगर मगर नहीं, सुनिए, इसमें अगर मगर का रास्ता क्यों? ये तो सीधा सवाल है कि आपने किस तरह से सरकार चलाई है कि किसी किसी जिले में 105% आधार कार्ड बन गए। इसमें अगर मगर कहां है? ये तो डायरेक्ट सवाल पूछने लायक है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि किस तरह से आप सरकार चला रहे हैं भाई। कि आपके यहां किसी किसी जिले में 105% आधार कार्ड बन जा रहा है, तो कहीं कहीं आप 200% वोटर आईडी कार्ड बना दीजिएगा और कहीं कहीं 250% आप नागरिक बना दीजिएगा। तमाशा चल रहा है क्या इस राज्य में? तो ये इन काहिलों से सवाल पूछिए, ये सवाल विपक्ष से मत पूछिए। कभी कभी आप लोग सरकार से भी सवाल पूछिए, नाकामी सरकार की और सवाल विपक्ष से। ये कैसा मामला है भैया? उनकी नाकामी है ये। आधार कार्ड बनाना विपक्ष का काम तो था नहीं, सरकार का काम था ना। क्या कर रहे थे ये लोग कि 105% इन्होंने बना लिया? ये सवाल उनसे पूछिए। अब आता हूं पीयूष जी के प्रश्न पर। पीयूष जी ने कहा कि इन लोगों ने बंद करके लोगों का आवागमन रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जब बंद बुलाया था तो हर परिवार को 2-2 हेलीकॉप्टर दिया था कि भैया सुनो, हम लोग सड़क बंद करेंगे, तो आप लोगों को खेत खलिहान कहीं जाना हो, भैंस भैंस लेके जाना हो तो ये हेलीकॉप्टर रख लो, हेलीकॉप्टर से लेके। उन्होंने कहा कि आगजनी की जरूरत तो थी, इतनी सुविधाएं लोगों को। सुन, आगजनी टायर इन्होंने नहीं चलाया क्या? टायर जलता है रोड पर, किसी का घर फूका गया है, किसी की गाड़ी फूकी गई है क्या? पुराना टायर जलाया जाता है, मसाल उसे निकाली जाती है। रुक जाइए पीयूष भाई, आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद आपके पास नहीं बोल रहा था जी, मैं आपके बीच में। तो इन्होंने कहा कि लोगों का आवागमन रोका गया। तो मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब बंद बुलाया था हर परिवार को 2-2 हेलीकॉप्टर दिए थे कि हमारे बंद के दौरान आप लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खेत खलिहान जाने के लिए किया था। सरकारी कार्यालयों को बंद करा के इन लोगों ने बजाबता टेंट सिटी बसा दी थी कि उस टेंट सिटी में सारे कर्मचारी बैठेंगे और पब्लिक का सारा काम होगा। इनका बंद भी इस देश को याद है भैया। ऐसा बंद हो तो बड़ा मजेदार है। एक आध हेलीकॉप्टर का भी बंद करा के हमें भी आप लोग दे दीजिए केंद्र में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं पीयूष जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हमको एक ही दे दीजिए खेत खलिहान जाने के लिए। अरे झूठ बोलने की भी एक सीमा होनी चाहिए महाराज। इस तरह से आप लोग झूठ बोलिएगा। ठीक है, पीयूष जी को सुन लेते हैं। पीयूष जी, आप लोग बंद कराते थे, सो बता दीजिए। आतिश जी, बिहार की जनता जानती है
राजद और कांग्रेस की बंदी मतलब गुंडा राज। इस प्रकार से आपने सड़कों पर टायर जलाकर अराजकता फैलाने का काम किया। अरे आप तो हर संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा करके समाज में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की तुलना करते हैं। पहले तो आप तय कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आपत्तियों को जायज ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश मत कीजिए। सिद्धार्थ तिवारी जी, विपक्ष वैसे भी जब किसी भी मुद्दे को लेकर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जगह देती है। डिसीजन कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का? केस का मेरिट देखा जाता है, उसका नहीं उसका एक प्रोसेस होता है, केस का मेरिट देखा जाता है जी। और उसी जागरूकता के कारण आप लोगों को बेचैनी है जो बांग्लादेशी और हमने आज बिहार में घुसपैठी हो चुकी है। उनका सवाल दरअसल ये था कि जो 105, 102, 101% आधार कार्ड बन गए वो कैसे बन गए? सत्ता तो आपकी थी, कैसे बन गए? अरे ये हमारी जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी के तहत वोटर पुनरीक्षण का बिहार सरकार चुनाव आयोग द्वारा कराने का काम किया जा रहा है। दूध का दूध और कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी है? बेचैनी इसीलिए है। कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की है? उन पिछले 102% आधार बनाने वाले कितने अफसर को आपने नापा, बताइए ना। अरे आपकी बेचैनी रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुस गए हैं सीमांचल में, उनके लिए है। आज आप संतोषी आंकड़े देखने का काम करें, पिछले 7 दिनों में लगभग 2 लाख लोग आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक किसान। थोड़ा संक्षिप्त में बोलिएगा, डॉक्टर साहब को भी सुनना है, डॉक्टर संजय जी को। समय कम है, थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात को रखिएगा जी। किशनगंज जिले में 2 लाख लोगों ने आवेदन दिया है आवासीय पत्र बनाने के लिए। यह क्या दर्शाता है? जो रोहिंग्या मुसलमान, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बिहार में आपकी है भाई, उन एक का नाम हमारी चुनाव आयोग द्वारा काटने का काम किया जाएगा। आशीष तिवारी जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, आप लोगों को बेचैनी दलित गरीबों के लिए नहीं है। आप लोग गरीबों दलित की बात कहीं नहीं कर सकते हैं। यदि आप ठीक है, डॉक्टर संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। डॉक्टर संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, समय बहुत कम है। डॉक्टर संजय जी ये ना बताइए। ठीक है पीयूष जी, सुन लिया आपको। थोड़ी सी आपकी आवाज भी इको कर रही है, थोड़ा सा अपना ऑडियो भी थोड़ा सा चेक कराइएगा। डॉक्टर संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। डॉक्टर संजय जी, ये जो बंद है विपक्ष का अधिकार है, ठीक है, इसमें कुछ जगह पर आगजनी हुई, चूंकि समर्थक इतने ज्यादा थे, कहीं कहीं पर टायर जलाए गए, ठीक है, उसको भी साइड कर देते हैं। लेकिन इस बंद से जो मैसेज विपक्ष देना चाह रहा था अपने समर्थकों को या बिहार की जनता को, आपको लग रहा है कि वो मैसेज पहुंच गया? दूसरा सवाल ये भी है कि एजिया जी कह रही थी कि ये लोकसभा चुनाव से पहले ये प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन करा रहे हैं, ये क्यों नहीं कराई गई? क्या उस समय ऑब्जेक्शन नहीं उठता इस पर? उस समय तो बड़े परिप्रेक्ष्य में ऑब्जेक्शन किया जाता। और अगर बिहार चुनाव में भी अगर ये प्रोसेस नहीं की जाए, इसके बाद बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे चुनाव हैं, वहां पर उस समय होगी तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्शन तो हर समय होगा, क्योंकि देखिए उस समय भी मैं कह रहा हूं ना कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक समरी रिवीजन हुआ था और समरी रिवीजन में चीजें छूट सकती है। जो एक सवाल था वो बड़ा वाजिब सवाल था कि अगर इस तरह के फर्जी आधार कार्ड इस राज्य में बन रहे थे, किसी जिले में बन रहे थे, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आखिर ये डुप्लीकेसी कौन करवा रहे थे, वो अधिकारी कौन थे। ये राज्य सरकार से विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। दूसरी बात देखिए, एक चीज को तो है, विपक्ष का एक सवाल मौजू है, मतदाता होंगे, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। नागरिकता गृह मंत्रालय तय करेगा ना कि कौन व्यक्ति इस राज्य का, इस देश का नागरिक है। विपक्ष का एक एंगल है, विपक्ष का एक तर्क है कि जो मतदाता हैं उनको मतदाता रहने दीजिए। लेकिन अगर चुनाव आयोग को शक होता है कि कोई मतदाता है जरूर लेकिन वो नागरिक नहीं है, तो आप गृह मंत्रालय को भेजिए ना, उस पर एफआईआर होगा कि भाई वो फर्जी आदमी कैसे मतदाता बन करके इस नागरिक का कहां से वो प्रमाण पत्र ले आया। तो ये अभी चूंकि चुनाव का समय है, इसलिए चुनाव आयोग अगर वो चाहती है कि इंटेंसिव रिवीजन करके हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करें चीजों को, वो चुनाव आयोग का पार्ट है। विपक्ष की जो शंका है, वो विपक्ष अपनी शंका को लेकर के वो तो आंदोलनरत रहेगा, वो चुनाव आयोग के दरवाजे पर भी जाएगा और सड़क पर भी आंदोलन करेगा।
कि कोई मतदाता, उसकी पृष्ठभूमि गरीब है अमीर है छोड़ दीजिए, लेकिन कोई मतदाता जो इस राज्य का मतदाता है वह एविडेंस न देने की वजह से, जो 11 प्रमाण है वो नहीं देने की वजह से उसका नाम मतदाता सूची से न कट जाए, जिसकी बात बिहार चुनाव आयोग के ये में आया था, अखबार में विज्ञापन भी आ गया था कि केवल आप फॉर्म भर दीजिए, इस वजह से कि अभी आपने कोई प्रमाण नहीं दिया इसलिए आप मतदाता सूची से लेकिन बाहर डॉक्टर हो संजय जाइएगा। 25 जुलाई ये इसकी आखिरी डेट है, उसके बाद भी आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलेगा। चुनाव की कोई डेट नहीं आई है, मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर शुरुआत में चुनाव होने हैं, अभी वक्त है आपको ऑब्जेक्शन करने का। और उस ऑब्जेक्शन के बाद जब एक चुनाव से ठीक पहले जो वोटर लिस्ट आती है उस पर भी ऑब्जेक्शन करने का समय मिलता है, समय काफी है। बिल्कुल नहीं, मैं सहमत हूं। मैं तो कह रहा हूं कि उद्देश्य विपक्ष हो या पक्ष हो, उसका उद्देश्य क्या होगा कि कोई मतदाता जो मतदाता है किसी कारणवश अगर वो केवल कोई एविडेंस अभी नहीं प्रस्तुत कर रहा है तो उसका नाम मतदाता सूची से न काटा जाए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी तो 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया है चुनाव आयोग ने ही कि अभी फॉर्म भर दीजिए और उस 25 जुलाई के बाद 1 महीना के बाद भी आप एविडेंस दे सकते हैं। अगर फिर पक्ष और विपक्ष दोनों चुनाव आयोग के पास रिक्वेस्ट करता है कि बरसात का मौसम है, वो कहीं माइग्रेशन में है, वो घर आ नहीं रहे हैं, कोई एविडेंस अभी उनका बन नहीं पा रहा है, तो उनको थोड़ा मौका दिया जाए। और हम समझते हैं कि चुनाव आयोग भी संवेदनशीलता के साथ इसका परिचय देगी। लेकिन अगर डुप्लीकेसी है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसका नाम नहीं काटा गया है, कोई युवाओं का नाम जोड़ना है और कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से मतदाता बना हुआ है, तो क्या चुनाव आयोग को सत्यापन और शुद्धिकरण करने की ताकत चुनाव को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है क्या? बिल्कुल देता है और संविधान भी देता है, लेकिन समय मेरे पास कम है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लगातार आज बंद हुआ है और उस बंद को लेकर कई सवाल भी उपजे, उन सवालों को हमने पूछने का काम किया। सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं और इलेक्शन कमीशन भी लगातार ये अपडेट दे रहा है कि 14 दिन में 50% लोगों का अगर सत्यापन हो चुका है तो फिर विपक्ष को कंफ्यूजन क्यों है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए खबर तो समझिए।